साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा का 5वें नंबर का वीडियो। यानी इससे पूर्व 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इस पुस्तक के 2 भाग लहसा से उत्तर की ओर पूरा पढ़ चुके हैं और जो दूसरा भाग है चांग की ओर, उसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। तो चांग की ओर में शिगरचे नामक स्थान का वर्णन आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। 2-3 दिन के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। बीच में मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, तो उसी क्रम में वीडियो नंबर 4 का रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ प्रारंभ में। इसके बाद आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। वीडियो नंबर 5 है, लेकिन ये जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ अभी, या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ रिकैप के टाइप, जैसे आप सीरियल देखते हो ना टीवी में, तो पिछले का थोड़ा सा रिकैप आता है ना, कि जिन्होंने नहीं देखा उनको समझ आ जाए, तो उसी तरीके से वीडियो नंबर 4 का रिवीजन या रिकैप इसे आप समझ सकते हैं। तो टशीवो नामक स्थान की यात्रा का वर्णन हमने वीडियो नंबर 4 में पढ़ा। उसमें प्रिय आनंद जी को संबोधित करते हुए राहुल सांस्कृत्यायन बताते हैं कि 1 सप्ताह उन्हें ज्ञानची में रुकना पड़ा। पूर्व की कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि ज्ञानची में उनका कैमरा रह गया था, तो 1 सप्ताह वो ज्ञानची में रहे और उनकी तबीयत भी अस्थिर रही, स्वस्थ वो नहीं रहे। इसी भीतर उन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज़ों का कलेक्शन किया था, उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने बृजमोहन व्यास जी के पास अर्थात प्रयाग म्यूजियम में भेज दी और कुछ चीज़ें जायसवाल जी के पास पटना म्यूजियम में भेज दी। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने खच्चर की सवारी को छोड़कर पोंगडे नामक एक जो जानवर है, खच्चर, घोड़ा, गधा, इन्हीं का कुछ मिश्रण सा, उसकी सवारी यहाँ पर ली। यहाँ के भिक्षुक भूसंतानपा होने से शक्यपा की ही एक शाखा है। विक्रमशिला के अंतिम नायक कश्मीर जन्मा शाक्य श्रीभद्र जी स्वयं तो यहाँ नहीं आए थे, किंतु बाद में उन्हीं की परंपरा का कोई लामा पुरानी वस्तुओं के साथ यहाँ पर आ गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी वस्तुएं और पुस्तकें उन्हीं की खोज में तो यात्रा कर ही रहे हैं, तभी तो दुनिया भर की चीज़ें म्यूजियम में कैसे आती हैं। म्यूजियम वाले तो नहीं जाते, लेकिन ऐसे ही राहुल सांस्कृत्यायन जैसे ही विद्वान और साहसिक व्यक्ति खोज कर उन पुरानी चीज़ों को लाते हैं जो पुरातत्व महत्व की, और जिनके माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जान सकते हैं। अब ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज्ञानची के इतने पास इतनी उपयोगी वस्तुएं इन्हें मिल जाएंगी। अब ये 2 रुपये से कुछ अधिक देकर इन्हें उन चीज़ों को देखने की अनुमति उस मठ में मिलती है। उसमें इन्हें एक बुक मिलती है, प्रज्ञा परमिता अस्त्र शास्त्री का व्याकरण की पुस्तक का नाम है। मेरी समझ में ये अष्टाध्यायी भी हो सकती है, बट श्योर नहीं है। इसमें इसी तरीके का लिखा हुआ एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। दूसरी अभय समलंकार होती है, उसका आचार्य शेरवास की जो है द्वारा वो संपादित है। तो अभी समय अलंकार पुस्तक को ये छोड़ देते हैं क्योंकि वो शेरवास की द्वारा संपादित है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी की 2 पुस्तकों के ये फोटो लेकर वहां से निकल चलते हैं। अब इन्हें जब ये निकलने वाले होते हैं, अपना कैमरा बंद कर लेते, तब सामान पैक करके खच्चरों को अनुमति देते, तभी एक लामा आता है, इनसे रिक्वेस्ट करता है, इन्हें कुछ चीज़ें दिखाता है। उसे देखकर ये खुशी से उछल जाते हैं। उसमें क्या होता है, 12वीं सदी के अमोघ पाश लोकेश्वर जी का सुंदर चित्र होता है। वो भारतीय थे तो उससे स्पष्ट हो जाता है, उस चित्र की जो रचना थी वो भारतीय कला के अनुसार थी, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये भारतीय है। इसके अलावा शक्य श्री महास्थावर शक्य श्रीभद्र के 3 चीवर, भिक्षा पात्र, उनके पहनने ओढ़ने की वस्तुएं, पन्हाएं मतलब जूती वगैरह, ये सब चीज़ें इनको वहाँ पर मिलती हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 1203 में तिब्बत गए थे शक्य श्री भद्र जी, है ना। शाक्य श्री भद्र जी जो महास्थावर हैं वो तिब्बत गए थे 1203 में और 7-8 वर्ष यहाँ पर रहे थे, यानी भारत से वहाँ जाकर वो रहे थे। तो उनकी चीज़ें जब इनको मिल जाती तो खुशी से झूम उठते हैं। अच्छा, ज्ञानची से 60 मील की दूरी पर क्या है, शिगरचे है और नदी है, और नदी के दोनों तरफ 100 से अधिक मठ वहाँ पर हैं। नेपाल ये सब चीज़ें मतलब उन मठों में घूमते हैं, जो भी उपयोगी चीज़ें उनको संग्रहित करते करते घूमते रहते हैं। अब इनकी तबीयत खराब भी होती है हल्की सी, तो अब इनके पास जो सामान होता है खाने का, इनका जो भोजन सामग्री है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो ये जो वहाँ पे नया मांस मिल रहा होता है उसे खरीदते हैं। तो अब इन्हें पता चलता है कि चवरी नामक जो
पशु है उसका मांस ये खा रहे थे, क्योंकि ताजी मांस देखकर इन्हें पता चलता है ये सूखा मांस खाते हैं, तो इन्हें ये पता ही नहीं चलता कि चवरी नामक जो पशु है उसका मांस है। इनका मानना है राहुल सांस्कृत्यायन जी का, चवरी जो है वो गौ जाति के अंतर्गत आनी चाहिए उसी तरीके की देखने में, लेकिन नेपाली लोग उसको गौ जाति के अंतर्गत नहीं मानते, ठीक है। और भारत के अंतर्गत भी उसको चमरी मृग कहकर संबोधित किया जाता है, तो ठीक है, एक तरीके से वो गाय का मांस नहीं है। लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन जी को बड़ा अफसोस होता है कि जाने अनजाने उन्होंने गाय का मांस खा लिया और अब मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वहाँ के जो लामा हैं और के जो श्रद्धालु हैं, तिब्बत के लोग हैं, उनकी लामाओं के प्रति अटूट श्रद्धा है। वो उनका मूत्र तक विभिन्न तरीके की सामग्रियों में प्रसाद के रूप में पाते थे, ठीक है। तो अंधभक्ति थी, यानी कुल मिला के अंधविश्वास बहुत ज़्यादा वहाँ पर था। तो ये सब कुछ हमने वीडियो नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ लिया। आज वीडियो नंबर 5 की प्रारंभ हम शिगर्चे नामक स्थान की जो यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी ने की है, वहां से इसका वर्णन हम पढ़ेंगे। हो सकता है आपको बहुत से विद्यार्थी, हालांकि किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया, आप सभी लोग बड़ा अच्छा पसंद कर रहे हैं तिब्बत यात्रा वृत्तांत को, जबकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। और इसी के लिए थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ फैक्ट जो है डाल देती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हम परीक्षा के लिए कि इसमें से तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। भाई हम अपना 15-20 मिनट या 30 मिनट का समय तिब्बत यात्रा को दे रहे हैं, तो तिब्बत यात्रा अब हम छोटे बच्चे नहीं है कि हमें दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। बचपन में 11th 12th में BA में जो पढ़े आए उस सबको दोबारा पढ़ने का मौका MA में मिला, बाद में परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिला, लेकिन अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी बस इतनी सी प्रयास है कि आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो इस तरीके से आपके मन मस्तिष्क में पढ़े कि राहुल सांस्कृत्यायन के साथ मैं और आप, हम सब मिलकर तिब्बत की यात्रा को करके आएँ। ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ जाने का मौका मिले, इस पुस्तक को दोबारा पढ़ने का मौका मिले, परीक्षा के बहाने ही सही, लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी कला और जो वहाँ का जो वातावरण है, कल को कोई बात हो तो अधिकार पूर्वक हम 2-4 शब्द उस पर बोल पाएँ, मतलब कुछ तो हम इससे लाभ ले सकें। चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की कक्षा को। विद्यार्थी जो चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य रचनाओं के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण है ये तो आप लोग ही जाने, लेकिन यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक शेयर करें। अब तो स्कूल कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, कोचिंग वाले मित्र होंगे, सबको आप इनको शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं और प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा आप। नेट वाले विद्यार्थी जो इस रचना को पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, स्थापना और तर्क वाले जो आपके प्रश्न आते हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। पेपर के साथ पुराने पेपर में मैंने वो सॉल्व नहीं करवाए हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से वो प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तैयारी हो जाएगी और भी बहुत सारे कारण हैं, वो आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि यहाँ पर पूर्व परिचित रीसुर रिम्पोछे के पास हम पहुंचे, यानी शिगर्चे नामक स्थान में। 4 वर्ष बाद भी उन्होंने झट से पहचान लिया, दिल खोलकर स्वागत किया। अपनी 3 पुस्तकें, अभिधर्म कोश, भोट भाषा की प्रथम पुस्तक और भोट भाषा व्याकरण, उन्हें भेंट की। फिर 3 घंटे तक बीच बीच में चाय पान के साथ बातें होती रहीं। अब देखिए, भोट भाषा की प्रथम पुस्तक और भोट भाषा का व्याकरण, ये भी उन्होंने भेंट कर दिया है ना। ये इतना सब कुछ मेहनत से उन्होंने संग्रहित किया अथवा लिखा, जो भी है। मैंने कुछ ही मिनट बाद पूछ डाला, यहाँ तालपत्र की कितनी पुस्तकें हैं? तुम जानते ही हो, पिछली यात्रा में वज्र डाक तंत्र की तालपत्र की पुस्तक इन्हीं लामा ने प्रदान की थी। रीसुर रिम्पोछे ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, हाँ, कुछ तालपत्र की पोथियां यहाँ के गुहा मठ में हैं। यहाँ के खनफो आचार्य और 4 लामा से भी पूछना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत आदमी भेज दिया और यह पक्का ठहरा कि कल सवेरे मील भर दूर वाले विहार से वह पुस्तकें यहाँ लाई जाएं, जिससे मैं यहीं पढ़कर काम की पुस्तकों का फोटो ले सकूं। धर्म कीर्ति के न्याय संबंधी महान ग्रंथ प्रमाण वर्तिका का अंतिम अनुवाद संशोधक इसी मठ के लोचव धर्मपाल भद्र थे के संशोधक, जिन्होंने उसमें संशोधन किया था। 1500 ईस्वी के करीब की बात है। हम लोग सोच रहे थे क्या इन पोथियों में
प्रमाण वार्तिक की मूल प्रति नहीं हो सकती? अगर कहीं हो जाए तब तो यह फोटो पर विश्वास नहीं करना होगा, लगकर उसे उतार कर ही चलेंगे। खैर यह बात तो कल की है। अगर वो जो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रमाण वर्तिका, उसकी फोटो नहीं लेंगे, बस कि उसको उतार के ले चलेंगे। यानी ये लोग ले जाने के लिए तो नहीं देंगे, लेकिन पूरी बुक ही दोबारा कॉपी कर लेंगे लिख कर। ठीक है भाई, बहुत ही महान और बहुत ही साहसी और उससे भी ज़्यादा मेहनती लोग हैं। क्योंकि मेरी तो हैंड राइटिंग इतने कुछ वर्ष मैंने बीच में लिखा नहीं, तो उसी से हैंड राइटिंग ही चेंज हो गई। गजब की बात है, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी हैंड राइटिंग ही चेंज हो गई। ये पूरी बुक लिखने की भैया इनमें हिम्मत है, तो गजब, इनके लिए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 बजे बिहार के दर्शन के लिए निकले शलु बिहार को 1040 ईस्वी में सेंट चुन शेर व्योंग गनस ने स्थापित किया था। इस प्रकार यह मठ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पुराने मठों से कई सौ वर्ष पुराना है। मठ किसी समय अच्छी उन्नत अवस्था में थे। जिस मठ में तिब्बत का सबसे महान विद्वान कौन है, नाम सुनिएगा, वह सतोन रिनछेन प्रोब शिष्य हुआ हो, उसकी विशेषता के बारे में क्या कहना। अब भी यहाँ के पुराने 4 डंग कॉलेज, उनके 4 खनपो यानी डीन आचार्य मौजूद हैं, तो भी अब उसकी पुरानी श्री चली गई है। पुरानी श्री यानी पुरानी आभा, पुरानी जो उसकी महिमा थी। 300 के करीब भिक्षु हैं, किंतु उनमें पढ़ने लिखने वाले कम ही हैं। बिहार एक ऊंची दीवार से घिरा मैदान में अवस्थित है, जैसा कि तिब्बत के सभी पुराने बिहारों के बारे में देखा जाता है। इस दीवार के भीतर दक्षिण की ओर शालू गांव के गृहस्थों के भी घर हैं। पुराना बिहार रेडिंग वाले रास्ते के सुतंग लंग विहार की शक्ल का लाल रंग के पत्थर की ऊंची दीवारों का है। इसके बीच में आंगन था, किंतु खम्भों को खड़ा कर उसे शाला का रूप दे दिया गया। सभी दर्शनीय चीजें इसी के भीतर हैं। प्रधान द्वार पूर्व की ओर है। द्वार के सामने भी आंगन और औसारे हैं। द्वार के भीतर घुसते ही गौन खंग है, मठ के रक्षक देवताओं का देवालय है। इससे तरह तरह के चेहरे, विविध से मूर्तियां तथा पुराने अस्त्र शस्त्र इसमें टंगे हुए हैं। भीतर पहुंचकर दीवारों पर यत्र तत्र कुछ पुराने नए चित्र देखे। फिर दक्षिण ओर के कंजुर देवालय में गए। इसमें हाथ के लिखे 3 कंजुर हैं। सनरथप छापे सबसे पुराना कंजुर भी इसी में ही है। 3 काल के 3 बुद्ध भी यहाँ हैं। कुछ पुराने पत्रे हमने मूर्ति के पीछे फेंके देखे। पढ़ने पर मालूम हुआ वह बहुत पुराने हैं। फिर हम पश्चिम की ओर 2 मंदिर, स्वामी ग्रह और हेग्रीव मंदिर तमडिन लेट खंड में गए। पहले में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्ति है। इसी में अवलोकितेश्वर खसरपण की भी मूर्ति है। दूसरे में दीवार के सहारे कितनी ही विशालकाय बोधिसत्व की मानव मूर्तियां हैं। इसी में हमारे मित्र रीसेन रिनपोछे के प्रथम अवतार का चैत्य है। इनमें कुछ पीतल की मूर्तियों में कुंडे लगे हुए हैं। लोग बतलाते हैं कि वे भारत से आई हैं, किंतु चौड़े ललाट को देखकर वह नेपाल की मालूम होती हैं। फिर हम उत्तर ओर के गुसुम लंग खंग में गए। इसमें 3 दरवाजे हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। इसी में मठ के संस्थापक का चित्र पश्चिम की दीवार पर है। दक्षिण पश्चिम उत्तर के देवालयों के भीतर से एक परिक्रमा की। हम इस सक्रिय परिक्रमा में घुसे। देवालय के ओर की दीवार में तो हजारों बुद्ध के चित्र हैं, किंतु बाहर की ओर की दीवार पर जातक की बहुत सी कथाएं चित्रित हैं। जातक की सी बहुत सारी कथाएं वहां पर चित्रित हैं। जगह जगह उनके नीचे लेख भी हैं। चित्र सुंदर हैं। भारतीय पात्रों को भारतीय कपड़ों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों को कमरपालागा रंग प्यो दोर्जे की पुस्तक के अनुसार चित्रित किया गया। इनका समय 14वीं सदी का अंत हो सकता है। गैस लाइट का प्रबंध होता तो फोटो लेने की कोशिश भी करते, पर अंधेरे में ले नहीं पाते। अब यहाँ जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब दूसरे तट पर पहुंचे। नीचे वाले मंदिरों पर ही 5 मंदिर हैं। पूर्व की ओर मंदिर में सीमट की या पता नहीं किस चीज की बहुत सी सुंदर सी मूर्तियां, क्योंकि ये मिसप्रिंट है ना। दीपंकर श्री ज्ञान जब इस मंदिर में आए तो उन्होंने अक्षत चढ़ाया था, एक छत्र चढ़ाया था, जिसका दान पात्र अब भी प्रज्ञा को एक आंख में मौजूद है। पाकिस्तान के एक आंख में कुछ पाकिस्तान नहीं है ये, प्रज्ञा परमिता को, हाँ प्रज्ञा परमिता में मौजूद है। इस मंदिर की परिक्रमा के दीवारों पर भी सुंदर चित्र हैं। दक्षिण वाली दीवार पर चित्रकारों ने अपना नाम
लिखा है। तिब्बत के चित्रकारों के जीवन और इतिहास की ओर अब तक लोगों का ध्यान नहीं गया। यदि तिब्बत में ज्ञान कभी सार्वजनिक वस्तु होगी तो विद्वानों का इस ओर ध्यान करना होगा। यानी अभी तो सार्वजनिक कुछ लोग ही अध्ययन करते हैं, जब सब लोग अध्ययन करेंगे तो ध्यान अवश्य जाएगा, ऐसी आशा राहुल सांस्कृत्यायन जी व्यक्त कर रहे हैं। दक्षिण ओर के मंदिरों में दीवारों पर तरह तरह के मंडल चित्र हैं। मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेय की खड़ी पीतल की मूर्तियां बहुत सुंदर है। देखिए वहां जितनी भी मूर्तियां हैं वो पीतल की हैं और किसकी हैं? बुद्ध और मैत्रेय की। ये प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक मैत्रेय पूछा जा सकता है, सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? बुद्ध और मैत्रेय की। बुद्ध की मूर्तियों में चीवर पहनने का वही ढंग है जो बर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। बाएं हाथ में उसी प्रकार के चीवर का एक छोर पकड़ा हुआ है। ऊपर ही एक मंदिर में स्थावरों की मिट्टी की मूर्तियां हैं। कलाकार ने हर एक मूर्ति के व्यक्तित्व को अलग निर्मित करने की कोशिश की है। 4:30 बजे मंदिर दर्शन समाप्त हुआ। फिर शलू की परिक्रमा करने लगे। पास के वृक्षों के 3/4 पत्तियों को पीला देखकर झट से याद आ गया कि अब जाड़ा आ गया, यानी शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है। तो भी काम अधूरा तो छोड़ना नहीं है। आज यही पता लगा कि शिगर्चे से आधे दिन के रास्ते पर नैरी मठ में भी एक तालपत्र की पुस्तक है। खोजने पर तिब्बत में कितनी ही काम की संस्कृत पुस्तकों का मिलना संभव है, लेकिन सवाल यह है कि उनके लिए उतनी परेशानी उठाने को कितने तैयार हैं। वो ये बता रहे हैं कि बहुत कुछ है जानने समझने को, बहुत सारी अच्छी संस्कृत की पुस्तकें मिल सकती हैं, बट उनके लिए कठिनाई उठाने को तैयार कितने लोग हैं भाई? सब कुछ ये अकेले तो नहीं कर सकते। शाम को बुसद्दोन के अवतार से मिलने गए। आयु 30 वर्ष की होगी। मिलने में बड़ी नम्रता प्रकट की। रीसुर रिंपोचे के पास स्मृति ज्ञान कीर्ति की एक छोटी सी जीवनी देखी। तुमको लिखना भूल गया कि तिब्बत में आकर 8 वर्ष चरवाही करने वाले इस भारतीय पंडित की मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। एक अंक समाप्त भी कर चुका हूँ। इस जीवनी से मालूम हुआ कि इन मस्त मौला को उनके मालिक अबू बेद लेगस कहता था और शायद तारनंग की ओर के लोग भी उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। धर्मवर्धन ने स्मृति का भेड़ चराते वक्त का एक चित्र भी बनाया है जो कहानी के साथ छपेगा। अब ये शिगर्चे का वर्णन कर रहे हैं। शिगर्चे नामक स्थान का वर्णन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वो भी था, वो उसके आसपास का था। तालपत्र की पुस्तकें प्रधान बिहार से कुछ हटकर पहाड़ के भीतर वाले बिहार रिफुंग में है। मैं पहले बतला चुका हूँ। 11 बजे के करीब पुस्तकें वहां से आईं। फिर कल 4 बजे तक उन्हें देखते ही रहे। पुस्तकों में 6 लिपियां, पुराण, कश्मीरी, शारदा, रंजन, 3 प्रकार की वर्तुल का व्यवहार किया गया है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार ओडिशा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल भाग 21वें में छपी है। पुस्तकें देखने से पहले मैंने पूछा क्या और भी पुस्तकें? एक ने उत्तर दिया अभी बहुत हैं, किंतु साथ के आदमी ने कहा नहीं है। असल बात क्या है वह तो नहीं कह सकता, किंतु पूछताछ से जान पड़ता है कि अभी और भी कितनी ही पोथियां हैं। लामा महाशय ने कहा एक घर भर के पोथियों को लाना पड़ेगा, अभी हमारे पास इतने आदमी नहीं हैं। भोटिया, दूसरे महीने चैत में हम तालपत्र की पुस्तकों को अलग करेंगे। उस वक्त पुस्तकों की संख्या और जिन पर भोट भाषा का नाम होगा उसे भी आपको सूचित करेंगे। यह लोग तो समझते हैं कि गरलामा हर वक्त भोट में आता रहेगा। सारी दिक्कतों का इन्हें पता ही नहीं। इस प्रकार बाकी पोथियों को नहीं देख सका, बड़ा अफसोस है, विशेषकर इसलिए कि वहाँ धर्म कीर्ति के प्रमाण वर्तिक के मिलने की संभावना थी, क्योंकि उसके अनुवाद का अंतिम संस्करण शुल्क ने एक लीचव ने किया था। मतलब जो पुस्तक को जिसको ये ढूंढना चाह रहे हैं उसकी उम्मीद तो है, लेकिन बजाय बात यह कि एक कमरा भर पुस्तकों को कुछ दिनों में तो नहीं देखा जा सकता ना। 5 बजे के करीब कुछ पत्रों के फोटो लिए दोनों अवतारी लामा रीसुर रिनपोचे और वस्तुतन रिनपोचे की पुस्तकों के साथ फोटो लिया। वस्तुतः ऐसी जगहों पर फोटो लेकर वहीं धो भी लेना चाहिए, किंतु ई जाने पुस्तकों के लालच में पिछले साल से ही अधकचरे फोटोग्राफर बने हैं। धोना सीख भी लिया जाए तो उसके लिए जगह और सामान का ढोना आसान नहीं, यानी उनका प्रिंट निकालना इतना आसान नहीं है। आज के समय में तो तुरंत फोटो लो और आ जाती है ना। अगर हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, अगर इतनी सुविधा इन विद्वान लोगों के पास होती ना, तो पता नहीं भारत की मतलब अलग ही तस्वीर होती है। और हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं, और ऐसे यात्रा वृत्तांत पढ़ते समय या ऐसी चीज़ें पढ़ते समय मन में आता है कि जितनी सुविधा हैं हम लोगों को कमज़ोर बना रही हैं ये सुविधाएं, है ना। हम लोगों को क्या सुविधा परस्त या आलसी बना रही हैं, कहीं ना कहीं मेहनत से हमें दूर ले जा रही हैं। सिरुन पिंचो की बात पर विश्वास होता है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार वज्रांग तंत्र की तालपुत्र की
पुस्तक की दी थी जिसे तुमने लंका में देखा था। उन्हें मैंने कह दिया कि मेरा आना तो मुश्किल है, किंतु मैं एक भारतीय तरुण को यहाँ भेजने पर विचार कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना तब हम आपको देंगे। अब उसका तो मुश्किल है क्योंकि उन्हें भारत की अन्य जगह भी जाना है। आज सवेरे कश्मीर के पंडित शाक्य श्रीभद्र विक्रमशिला के अंतिम नायक की एक पुरानी मूर्ति का फोटो लिया। रिंसोपोंछे ने अपने 3 घोड़ों पर हमें शिगर्चे तक पहुंचाने के लिए दिए और 8 बजे सवेरे हमने शलू बिहार को और उसके इस भारतीय नदी की रक्षा के लिए प्रमाण किया। रिंसोपोंछे की पूरी आशा है कि हम फिर वोट में आएंगे, यानी ये वही है जिन्होंने वो चिट्ठी लिख के दी थी ना, रिंचो, इनका नाम भी मैंने आपको बताया था। 12 बजे दोपहर को हम शिगर्चे लौटे। यहाँ से 5-6 घंटे के रास्ते पर नेरी स्थान के एक बिहार में 2 तालपत्र की पुस्तकों का पता लगाया, किंतु जाने आने की दिक्कत और समय अभाव के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। अब सलाह यह है कि चौथे दिन यहाँ से प्रस्थान करें। पहला मुकाम रणथंग में पड़ेगा और वहाँ की पुरानी चीज़ें देखी जाएंगी। वैसे कल परसों ही चल देते, किंतु वहाँ की चीज़ों के दर्शन के लिए यहाँ के हाकिम की मुहर ले जानी पड़ती है, जो परसों ही मिलेगी। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये कई भारतीयों द्वारा पहुँचाई गई पोथियाँ हैं जिन्हें ये देखना चाहते हैं पर नहीं देख पाते। यहाँ से 3-4 घंटे के रास्ते पर है, वहाँ पर भी कुछ तालपत्र की पुस्तकों का पता लगाया। फिर 3-4 घंटा और चलने पर डोंग मिलेगा, जहाँ के एक परिवाजरक ने बताया है कि डोंग में तालपत्र की पुस्तकें 100 से भी अधिक होंगी। वहाँ 3-4 दिन ठहरना पड़ेगा और पुस्तकों की जांच पड़ताल करनी होगी। प्रमाण वार्तिक मिला तो कैमरे पर भरोसा ना करके फिर उसे लिखना पड़ेगा। प्रमाण वार्तिक मुख्य पुस्तक है जिसे ये ढूंढ रहे हैं। पुस्तकों की एक सूची भी बनानी होगी। फिर वहाँ साक्य, जहाँ पर भारत से लाई गई पुस्तकें सबसे अधिक बतलाई जाती हैं। ससंख्य से किलिम्पोंग और काठमांडव दोनों ही 3-4 दिन के रास्ते पर है। मन कह रहा है कि शिवरात्रि के आने की अपेक्षा इस वक्त क्यों ना वहाँ चला जाए। खैर, इसका निर्णय शक्य पहुंचकर ही होगा। आने वाले के लिए टर्शुला से ही उचित स्थान मालूम होता है। भौंट के प्रधान धर्माचार्य टशी लामा चीन से लौटने वाले हैं। टशी लामा कहाँ से लौटने वाले हैं? चीन से लौटने वाले हैं। उससे विशेष परिचय होने पर पुस्तकों के अन्वेषण में सब प्रकार की सुविधा होगी। रघुवीर रासपुरी भी यहीं पर हैं, जिन्हें हिंदी का अच्छा ज्ञान है। वे भौंट भाषा में धर्म कीर्ति के प्रमाण वार्तिक को समाप्त करने जा रहे हैं। धर्म कीर्ति की जो प्रमुख पुस्तक है उसके प्रमाण वार्तिक को समाप्त करने जा रहे हैं। संस्कृत में पढ़ने का बड़ा शौक है। यहाँ के सबसे बड़े विद्वान सब लोग इससे भी परिचित हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तालपत्र के संस्कृत ग्रंथ यहीं आसपास में हैं। इसी के साथ राहुल संस्कृतायन अपना ये जो पत्र है इसे समाप्त करते हैं। अब जो तीसरा खंड है ना, इसको कल की उसमें पढ़ेंगे। आज छोटा सा ही आज का वीडियो रहने देते हैं। तो इसमें जो यात्रा वृतांत है आगे का 3य खंड है यह पुस्तक का, इसे कल ही नए वीडियो से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अंत में ज़रूरी बात यह है कि आपके लिए जो 2 टेस्ट पेपर मैंने करवाए थे उसमें कुछ जो प्रश्नों के उत्तर में संशय था, ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा था कि सुकवि किसको कहा गया है, उसका उत्तर आप लोगों ने लिख के भेजा है। सुकवि अंबिका दत्त व्यास को किया। तो जो भी अंतर होता है ना, तो टेस्ट पेपर के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी मैं जिन उत्तरों में चेंज हुए हैं उनको। वैसे मैंने कल के टेस्ट पेपर में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं पिन कर दिया करूँगी। तो आप टेस्ट पेपर जो लगा रहे हो प्रैक्टिस सेट, उसमें कमेंट बॉक्स में जो पिन करती हूँ ना मैं, उसको आप ज़रूर चेक कर लिया करें और अपने मित्रों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बार बार मैं कहती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।